नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4। जैसा कि हम पहले ही करा चुके हैं। कल ही हमने आपको टेंशन मेंबर कराया है, ठीक। और भी हम जो आपको चैप्टर फर्स्ट रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट है वो भी करा चुके हैं। तो आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, स्टड एंड कॉलम। इसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक चीज़ें पहले थोड़ा जान लें, क्या चीज़ हैं, क्या ज़रूरत पड़ती हैं। उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो आज आपका ये चैप्टर 4 नंबर कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि इस करने के लिए इस चैप्टर को स्टड एंड कॉलम में आपको IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। IS कोड जो स्टील का है, मैं बताया था पहले ही कि स्टील का IS कोड आपको जो है 800 2007 परचेज कर लेना है। और स्टील टेबल, इसमें दो चीज़ होता है। स्टील टेबल एक रहता है, एक IS कोड 800 2007। जिसके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो स्टड एंड कॉलम का जो थोड़ा बड़ा वाला न्यूमेरिकल है, इसमें दो टाइप्स के न्यूमेरिकल रहते हैं। एक तो केवल जो वैल्यू कोई दे देगा और कोई वैल्यू निकालनी है तो हम डायरेक्टली पुट करके फार्मूले से निकाल सकते हैं। बट अगर हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा स्टड एंड कॉलम का, तो हमको जो है इस IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। 800 2007 के IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो है आप इस दोनों कोड को आपको रखना है, एक स्टील टेबल, एक IS कोड। टेंशन मेंबर में तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, टेंशन मेंबर में तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही थी, बट इसकी आवश्यकता इसमें पड़ेगी। टेंशन मेंबर स्टील टेबल से ही चल जा रहा था, इसमें स्टील टेबल और ये जो है IS कोड दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको आप लोग अगर होगा तो परचेज कर लीजिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध रहेगा तभी आप कॉलम एंड स्टड का डिज़ाइन कीजिएगा, अन्यथा आप डिज़ाइन मत कीजिएगा। थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा और या इसका छोटे न्यूमेरिकल्स उसको अटैम्प्ट करिएगा आप। तो आपको बता दें हम कि आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो आप BK एजुकेशन, उसमें आप जो लिखा हुआ है उसके राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक। और आप ताकि इजीली जो है सर्च करें ना, और इजीली आपको सामने ही दिख जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, आप इसको हम पहले इसके थ्योरी क्वेश्चंस जो ले हैं उसको कराते हैं, ठीक। तब आपको न्यूमेरिकल चलेंगे तो न्यूमेरिकल ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो इसमें सबसे जो कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं कॉलम एंड स्टड में। जैसे इसमें है आपका तनुता अनुपात और प्रविभ्रणम त्रिज्या। तनुता अनुपात मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो, और ये जो है रेडियस ऑफ जायरेशन। ये है रेडियस ऑफ, ये देखिए जायरेशन, ठीक। ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो इस तरह से आपको ये दोनों टर्म्स को जानना है, क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में, चाहे छोटा न्यूमेरिकल हो और चाहे बड़ा न्यूमेरिकल हो, हर न्यूमेरिकल में, कोई भी न्यूमेरिकल हो, सभी न्यूमेरिकल में ये अप्लाई होगा। क्योंकि वहाँ पे जो सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है, ठीक है, और वहाँ पे जो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इसको समझना है कि है क्या चीज़ और इसका फार्मूला क्या है, और आपको याद इसका कर लेना कि फार्मूला क्या फार्मूला है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, तभी आप कॉलम का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो में देखेंगे किसी स्तंभ संपीड़ांक की प्रभावी लंबाई मीन्स इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई। अभी इफेक्टिव लेंथ क्या होता है अभी बता देते हैं। प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम भ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन के अनुपात मिनिमम रेडियस जो है का अनुपात कहलाता है, तनुता अनुपात कहलाता है। मीन्स फिर से एक बार अगर देखें
तो लिखा है कि किसी संपीड़ांक की प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को तनुता अनुपात कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। इसमें देखिए परिभ्रमण त्रिज्या, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या और ये संपीड़ांक प्रभावी लंबाई। अब इसका फार्मूला देखिए, तनुता अनुपात मीन्स सिलेंडरनेस रेशियो इक्वल प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। इसका फार्मूला हो जाएगा L/R। ठीक है, ये L/R। ठीक, तो आपको जो है मिनिमम इसका जो है आपको पता होगा कि इफ़ेक्टिव लेंथ इंग्लिश में लिख लें, इफ़ेक्टिव लेंथ अपान मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। आप सॉल्यूशन पेपर लेके बैठे ताकि जो चीज़ें हैं उसको हम बताएं तो आप उसको नोट भी कर लें, जो भी चेंजेज हैं वो आप चेंज भी कर लें। तो ये आपका हो गया सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक, तनुता अनुपात। इसको आपको फार्मूला याद रखना है। तो आप रेडियस ऑफ जायरेशन को देख लीजिए एक बार। किसी खंड की किसी अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या उस अक्ष से वह कल्पित दूरी है जिसका वर्ग खंड के क्षेत्रफल का गुणनफल के उस अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण के समान हो। ठीक है, तो ये आपको इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए कि आपका इसका फार्मूला होगा RxX अपान IxX अपान A। अब ये मिनिमम वैल्यू कह रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो Ixx की वैल्यू होगी, अब इसमें देखिए Ixx क्या है, अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण मीन्स मोमेंट ऑफ इनेर्शिया। ठीक, और ये हमको क्या करना है कि जो Ixx है, जब आप किसी भी सेक्शन की जो वैल्यू आप स्टील टेबल से लेंगे Ixx या Ixx या Iyy, इनमें जो भी वैल्यू मिनिमम होगी आप उसी वैल्यू को लेंगे, तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि Ixx ही लें, यहाँ पे Iyy अगर की वैल्यू मिनिमम है Iyy पुट कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ से R मिनिमम निकल जाएगा, मीन्स रेडियस ऑफ जायरेशन निकल जाएगा। रेडियस ऑफ जायरेशन को आप यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए, जो आपको वहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो निकालना है। ठीक, तो वहाँ पे आप पुट कर दीजिए। वहाँ पे आप पुट करेंगे इफ़ेक्टिव लेंथ अपान अभी बताए थे रेडियस, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, तो वहाँ पे आप Rxx की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आप दोनों पॉइंट्स टर्म्स को समझ गए होंगे और इसको आप निकालिएगा कि, और इसका जो सिंपल फार्मूला है वैसे ही याद करने का तरीका ही यही है। और एक चीज़ और बता दें कि जो सिलेंडरनेस रेशियो है इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला आपका ये टोटली जो फार्मूला अगर हम देखें दोनों का, तो इस तरह से लैम्डा इक्वल L/R मिनिमम। ठीक, और उसके बाद R मिनिमम, जब आप फार्मूला लिखें इन दोनों को साथ में लिखें तब याद हो जाएगा दोनों। R मिनिमम रूट में Ixx मिनिमम अपान, आप इसमें जो है Ixx मिनिमम अपान एरिया। ठीक है, ये एरिया। इस तरह से आपको फार्मूला याद कर लेना, ये दोनों फार्मूले। ठीक, तो इसका हर जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये न्यूमेरिकल सभी हम आके कराते हैं। ठीक है, जब हम समझ लेते हैं पहले की और चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में है कि संगठित स्तंभों लेसिंग की क्या धारणा है। स्वच्छ चित्र की एक लेसिंग दोहरी लेसिंग का अंतर बताइए स्वच्छ चित्र बना के। अब इसमें जो है कॉलम में कुछ एक लेसिंग टर्म होता है। लेसिंग कहाँ यूज होता है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिगर इसमें बना हुआ है। जब कोई इसमें बनाएंगे कॉलम, ठीक, तो इसमें कॉलम बनाने के लिए देखिए क्या करना है। सपोज दैट ये इस तरह से
एकल लेसिंग है, ये डबल लेसिंग है। जैसे कि कोई मान लीजिए बना रहा है, ये एक इसमें जो है चैनल सेक्शन खड़ा कर दिया, एक यहाँ पे खड़ा किया। अब इन दोनों को अटैच्ड करना है भाई, अटैच करेंगे तभी तो ये कंबाइंड रहेंगे, लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो नहीं तो इधर उधर ये चेंजेस भी इसमें आ जाएंगे, इसके जो वर्टिकली है। तो इस तरह से इसको हम एक कोई भी मेंबर के द्वारा इसको अटैच कर देते हैं, या रिवर्स अटैच करेंगे या फिर जो है वेल्ड से अटैच करेंगे, इस तरह से। तो ये अगर सिंगल अटैच्ड कर रहे हैं तो सिंगल लेसिंग हो गई, और अगर यही इस तरह से सिंगल करने के बाद फिर इसमें जो है एक और डबल कर देते हैं तो ये डबल लेसिंग हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लेसिंग। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, जो आपको लिखना हुआ है वहाँ पे। तो देखिए लेसिंग, इस पद्धति में स्तंभ के घटकों को जालक छड़ों द्वारा, ये छड़ भी यूज करते हैं, और या तो एंगल कोई छोटी प्लेट हो, ठीक है, पतली, और या कोई एंगल सेक्शन हो, इस तरह से कोई सेक्शन यूज करते हैं। छड़ों द्वारा एक दूसरे को एक साथ बांधा जाता है। लेसिंग पद्धति विशेष रूप से स्तंभ पर उत्केंद्रित भार इसेंट्रिक लोड आने की स्थिति में उपयुक्त है। इस पे जो लोड लग रहा है, सपोज दैट इस पे कोई लोड लग रहा है, ठीक, तो यहाँ पे लोड लगेगा तो इन दोनों पे पड़ेगा। जब इन दोनों पे पड़ेगा तो ये लोड ताकि इस एक ही दिशा में जाके नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। क्या होगा कि अगर ये अटैच नहीं हम करेंगे तो ये क्या होगा कि ये मेंबर कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक, चेंज हो जाएगा शेप। तो ये जो लोड है वो इक्वली इसेंट्रिसिटी लोड जो है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, सीधे चेंज इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से इसमें लेसिंग सिस्टम अपनाते हैं। लेसिंग सिस्टम में बता दिया कि आपको सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम इसमें अपनाएंगे। अब ये आप देख लीजिए, दोहरी जालक व्यवस्था में जालक लेसिंग बार एक दूसरे को काटते हुए घटक खंडों को बांधते हैं, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये लेसिंग आप समझ जाइए, लेसिंग टर्म जब अगर लेसिंग जहाँ पूछा तो आप समझ जाइए बस कॉलम को अटैच्ड करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो है स्तंभ की प्रभावी लंबाई से क्या तात्पर्य है, समझिए। तो इसको आप देख लीजिएगा, किसी इस संपीड़ांक उपांग के उसके वर्तमान सिरा स्थितियों जो प्रेजेंट एंड कंडीशन इंड कंडीशन है के लिए प्रभावी लंबाई उस उपांग के अनुदैर्ध्य अक्ष पर, ठीक, अनुदैर्ध्य अक्ष पर मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सिस है उस पर स्थित उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी जिनके बीच उपांग या मेंबर का बंकन इस प्रकार हो यदि उन बिंदुओं पर कब्जेदार स्थिति में हो। यदि बिंदु जिनके बीच की दूरी संपीड़ांक उपांग की प्रभावी, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पहले थोड़ा सा फिगर इसका समझ लेते हैं किस तरह से इसका फिगर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही समझते हैं आप, हम थोड़ा सा इसके आगे जो है, इसके आगे ये साफ नहीं दिख रहा है तो हम दूसरा इसमें पेज देखेंगे, दूसरा पेज हम ये देखेंगे। इसमें ये देखिए उसी के आगे है ये कि लंबाई होगी चित्र में P से नामित किए गए हैं इनके दूरियों की प्रभावी लंबाई संपीड़ांक वास्तविक लंबाई L, ठीक है, प्रभावी लंबाई स्मॉल l से डिनोट है और वास्तविक लंबाई कैपिटल L से। अब हम फिगर द्वारा इसको समझते हैं कि है क्या इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ठीक। ये जो है दो पिन जॉइंट चाहे आप कर लीजिए इसको दोनों तरफ, या आप दोनों तरफ फिक्स कर लीजिए, जैसे भी आपको करना, या एक फिक्स एक हिंज कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप। तो ये बेंडिंग क्या होगा, कुछ जैसे ये पिलर है, अब इस पे जब लोड पड़ेगा, ठीक है, तो इस पे कुछ बेंडिंग होगी, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बेंडिंग होगी, ठीक। तो ये बेंडिंग इसमें जो है इस तरह से होगी, तो ये जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंडिंग, ठीक। ये इस तरह शेप चेंज होने लगेगा। तो ये जो सब जब शेप चेंज होगा तो आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में बना है कि शेप जहाँ से चेंज होता है, ये यहाँ चेंज हुआ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इफेक्टिव लेंथ
कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें फिगर में समझिए कि एक फिक्स है और दूसरा फ्री कर दिया है, नहीं पिनेड कर दिया है, ये दोनों फिक्स था। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी यहाँ टॉप से ही ये चेंज हो जाएगा बेंडिंग में, और ये यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के ही बेंड होगा, क्योंकि ये फिक्स है। तो ये आप देख लीजिए, तो यहाँ से इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी और वास्तविक जो इसकी लंबाई है वो यहाँ तक रहेगी। ठीक है, टोटल लंबाई। तो आपको इफेक्टिव लेंथ समझ में आ गया होगा कि जहाँ से वो बेंडिंग अपना स्टार्ट कर देता है, वहाँ से लेकर और टॉप पे जहाँ से बेंडिंग स्टार्ट करता है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो आप इसको फिगर बना के आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज़ टर्म समझाइए, अगर उसका फिगर संभव है बनाना तो आप ज़रूर बनाइए। ठीक, तो इसमें आप चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जो थ्योरी ही अभी हम कराते हैं 10-20 मिनट, जो भी थ्योरी आपको लग जाए टाइम। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ये मत सोचिएगा कि न्यूमेरिकल सर जो है नहीं कराएंगे, तो न्यूमेरिकल होगा, जो भी संभव न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे ज़रूर। ठीक है, अभी आपको ये 10-20 मिनट देखने के बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद तब जाके आपका ये कॉलम स्ट्रट एंड कॉलम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो संपीड़ांक हम इसको समझेंगे। स्ट्रट, ये देखिए स्ट्रट है और एक हो कॉलम। ठीक, एक स्ट्रट एक कॉलम। अब दोनों टर्म को पहले समझना ज़रूरी है, इसलिए कि हम यही तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रट समझ लेते हैं। संपीड़न बल वहन करने वाले उपांग, इसको तो देखते रहिए आप। संपीड़न बल वहन करने वाले उपांग संपीड़न उपांग अथवा संपीड़न कहलाते हैं। यह नत अथवा ऊर्ध्व किसी भी दिशा में हो सकता है। संपीड़ांक की सामर्थ्य उसके कट क्षेत्रफल और उसके तनुतानुपात पर निर्भर करती है। ठीक, अब ये जैसे आप ये देख रहे हैं स्ट्रट, ठीक, इसको स्ट्रट आप ये जो देख रहे हैं, इसमें आप अगर हम समझाने के लिए आपको बताएं तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि जो इसमें मेंबर होता है, कोई भी मेंबर है, इस तरह से कोई भी मेंबर है, इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है। अगर टॉप से लगेगा तो नीचे से भी भाई लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो ज़मीन पे है तो क्या होगा, वो कंप्रेशन में हो जाएगा, मीन्स संपीड़न में हो जाएगा। तो ये हम कॉलम और स्ट्रट दोनों संपीड़न में ही रहता है। ठीक है, कंप्रेशन में ही रहता है हमेशा, दोनों कॉलम हो चाहे स्ट्रट हो। डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि ये जो है ये हैवी लोड के लिए होता है, ये हैवी लोड के लिए होता है। ठीक है, और ये लाइट वेट के लिए होता है। ठीक, ये लाइट वेट के लिए होता है। और इसकी लंबाई जो है लेंथ, इसकी अपेक्षा, स्ट्रट की अपेक्षा कॉलम की लेंथ अधिक होती है। कॉलम की लेंथ हमेशा अधिक रहेगी स्ट्रट की अपेक्षा। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तीसरा डिफरेंस अगर देखें तो मेन जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि कॉलम जो है हमेशा वर्टिकली रहेगा। कॉलम हमेशा वर्टिकली रहेगा। ठीक, वर्टिकली मीन्स ऊर्ध्व रहेगा, ऊर्ध्व। कहीं देखो कॉलम ऐसा भी रहता है, तिरछा नहीं रहता, हमेशा कॉलम वर्टिकली ही रहता है। ठीक है, हमेशा कॉलम क्या होगा, वर्टिकली ही रहेगा। ठीक, जैसे ये है इस तरह से, कॉलम कभी तिरछा नहीं रहता। लेकिन स्ट्रट जो है ये क्या होगा, स्ट्रट ये देख रहे हैं आप, ये जो है नत ऊर्ध्व दोनों दिशा में रहता है। या तो ये इस तरह से तिरछा भी हो सकता है, इस तरह से भी तिरछा हो सकता है, वर्टिकल भी रह सकता है। इस तरह से ये स्ट्रट रहेगा। कॉलम तो आप जान रहे होंगे कि जनरली जो अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे देखिए आप गर्डर वगैरह का खड़ा कर देते हैं, आई सेक्शन का, चैनल सेक्शन का, तो वो कॉलम हो जाता है। और स्ट्रट आप समझने के लिए बता दें कि जब आप कोई ट्रस बनाइए, ट्रस समझ रहे हैं ना, इस तरह से ट्रस बनता है, किंग पोस्ट क्वीन पोस्ट ट्रस होता है ना दो, तो ये ट्रस है। इसमें जो है इस तरह से मेंबर्स रहते हैं। अब क्या होगा कि इसमें जो है कुछ इस तरह से मेंबर रहेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मेंबर होते हैं।
ठीक है। ये देखिए, इसको हम बना देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से कुछ मेंबर होते हैं इसमें। तो जो ये मेंबर होते हैं, ये मेंबर, ठीक है, ये मेंबर जो होते हैं, सॉरी फिर से हम बना दे रहे हैं आपको फिगर। ये इस तरह से ट्रस समझ लीजिए, ट्रस में ही स्ट्रट रहता है इस तरह से, ठीक। और इसमें इस तरह से कुछ रहते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए इस तरह से मेंबर रहते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखिए ये जो मेंबर है ये क्या होगा, स्ट्रट होगा, ठीक। ये क्या होगा, स्ट्रट होगा, ठीक। ये क्या होगा, स्ट्रट होगा। तो ये क्या है, सब स्ट्रट मेंबर हैं। अब इसमें आप देखिए कि ये इसमें कैसे, अब यहाँ पे जब ये लोड लगेगा, इस तरह से लोड लगेगा ट्रस पे, जो सीट वगैरह इस पे रखेंगे तो उसका लोड लगेगा ट्रस पे, तो उसका लोड इस पे ट्रांसफ़र होगा। तो ये क्या होगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। ये क्या होगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। ये देखिए कंप्रेशन में आ गया, इस पे लोड लग गया। जब ये कंप्रेशन में आ जाएगा, और देखिए ये वर्टिकल भी नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है थोड़ा सा, ये इस तरह से, और ये भी इंक्लाइंड है। तो इस पे जब लोड पड़ेगा, ठीक, तो क्या होगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। तो देखिए इंक्लाइंड है और लोड भी पड़ रहा है कंप्रेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी यही है चीज़ है, सेम यही चीज़ इसमें भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रट कहाँ यूज होता है और कॉलम कहाँ यूज होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या क्या डिफरेंस होता है। 3 डिफरेंस हम दोनों में बताएं। आपको जैसे स्ट्रट में आपको लाइट वेट के लिए होता है, और कॉलम जो है हैवी वेट के लिए होता है। इसमें जो है स्ट्रट में आप इंक्लाइंड और वर्टिकल दोनों में इसको लगाया जा सकता है, दोनों दिशाओं में होता है। वो केवल वर्टिकल होता है कॉलम, ठीक है। और जो है इसकी लंबाई उसकी अपेक्षा कम होती है। कॉलम की लंबाई हमेशा स्ट्रट की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक। तो आपको ये चीज़ तीनों टर्म समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। अब हम चलेंगे बकलिंग लोड पे। बकलिंग लोड देखेंगे कि बकलिंग लोड क्या है। व्याकुंचन भार, वह अच्छी भार जिस पर संपीड़न उपांग बंकन प्रारंभ होता है उसे व्याकुंचन भार कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई कॉलम आप खड़ा करिए हैं, इस पे लोड लग रहा है, ठीक। अब जब ये लोड जो लगेगा उसके कारण अगर इसमें थोड़ा सा बेंडिंग आएगी, तो यही हमारा जो है बकलिंग लोड कहलाएगा, ठीक। यही हमारा बकलिंग लोड कहलाएगा कि जिस पे जो है बेंडिंग होने लगे, तो वो हमारा बकलिंग लोड कहलाता है। संपीड़न उपांगों के सामर्थ्य, ठीक है, संपीड़न उपांगों के सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, IS कोड, ये देखिए IS कोड 1984 के अनुसार संपीड़न उपांग निम्नवत ज्ञात की जाती है। तो अब ये 84 की जगह 800 आप बता दें 2007 आ गया है, ठीक, 2007 आ गया है। जैसा कि आपको पता ही, मैं बताया था अभी 800 2007, ये अपडेटेड अब आ गया है, ठीक है। ये पुराना वाला हट गया है, लेकिन जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू सेम रहती है। कुछ चेंजिंग बहुत जो चीज़ें नया जुड़ता है वो ऐड कर देते हैं, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सेम रहेंगी। तो इसमें आप देख लीजिए स्ट्रेंथ जो निकालना है, ये आपको समझ लीजिए अभी सभी न्यूमेरिकलों से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो संपीड़न उपांग का सामर्थ्य स्ट्रेंथ इक्वल एरिया अपान जो है स्ट्रेस अनुगेय संपीड़न प्रतिबल। तो वही चीज़ ये सेम वाला वही फार्मूला मैं बताया था उस पिछले वीडियो में कि स्ट्रेस अपान P/A, ठीक है, वही चीज़ सेम है, उसी को चेंज कर दिया है। P मैं बताया था लोड है, स्टील में इसको सामर्थ्य मान लेंगे, ठीक है भाई। जो लोड होगा लगेगा वही तो उसकी स्ट्रेंथ होगी, तो इसमें मान लेंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पे चेंज किया हुआ है। तो ये देखेंगे, अब आपको क्या करना है, ये फार्मूला तो एम्पिरिकल फार्मूला है, तो इसको याद कर लेना है। अच्छी संपीड़न में प्रतिबल के साथ अनुपात क्या संबंध है। तो ऐसे ये नहीं ज़्यादा पूछता है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि ये टेबल पे बेसिस पे होता है, ठीक है, ये टेबल पे बेसिस रहता है। और जो स्टील कोड होता है उसमें ये ऑलरेडी मेंशन रहता है, ठीक है। तो इसको आप
छोड़ दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए। अब हम पहले एक और कोई थ्योरी अगर हो तो देख लेते हैं, अन्यथा उसके बाद हम आपको डिज़ाइन पे चलते हैं कि डिज़ाइन क्या होती है, फिर डिज़ाइन जस्ट बताने के बाद तुरंत न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक इसमें देखिए इस थ्योरी एक यहाँ पे है, आप देख लीजिए ओपन करके। तो आपको अगर मैंने पहले बता दिया, अगर आपके पास IS कोड 800/2007 नहीं उपलब्ध है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इस चैप्टर में जो थ्योरीज़ आएंगे उसको आप अटेम्प्ट करिएगा। जो अभी मैं बता दूंगा किस तरह के न्यूमेरिकल्स में नहीं यूज होगा IS कोड, तो उसको आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक, जिसमें नहीं यूज होगा। तो आप परेशान मत होइए कि IS कोड 800/2007 नहीं हमारे पास उपलब्ध है, तो तब पर भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, उस लेंदी क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसकी जगह आप कोई और क्वेश्चंस कर दीजिएगा, ऑप्शन में ही आपके रहेगा। तो स्तंभ की स्प्लाइसिंग की आवश्यकता क्यों होती है, स्प्लाइसिंग टर्म्स समझेंगे। अभी हम लेसिंग टर्म्स समझे थे, अब स्प्लाइसिंग टर्म्स समझेंगे। स्तंभ के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है तब दो अलग अलग लंबाई खंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। स्तंभ स्प्लाइसिंग का व्यवस्था जिसे दो अलग अलग लंबाई के खंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए उपयोग बनाया जाता है। तो आप ये समझिए कि जो स्प्लाइसिंग होता है सिंपल भाषा में कि जो जब कोई भी हमको स्तंभ बनाना है या कॉलम बनाना है और वहाँ पे हमको 10 मीटर का कॉलम बनाना है, ठीक, और 10 मीटर का वहाँ पे कोई ऐसा मेंबर उपलब्ध नहीं है मार्केट में या हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई छोटा मेंबर मिलेगा 5-5 मीटर वाला, तो 5-5 मीटर का मेंबर हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5-5 मीटर का मेंबर ले लेंगे, कोई नहीं मिलेगा मार्केट में, आई सेक्शन हो चाहे चैनल सेक्शन हो चाहे जो भी सेक्शन हो, ठीक, तो उसको लेके हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ऐड करेंगे, रिवेट वगैरह करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, जो व्यवस्था अपनाते हैं हम, वही हमारा स्प्लाइसिंग कहलाता है। क्या समझ गए होंगे आप कि जब कोई भी हमको कॉलम खड़ा करना है और आवश्यक लंबाई की खंड उपलब्ध न हो, सेक्शन न उपलब्ध हो, तब हम किन्हीं दो छोटे छोटे खंडों को लेकर एक बड़ा खंड बनाते हैं। तो जो उस अरेंजमेंट जो करते हैं बनाने के लिए, वही हमारा जो है स्प्लाइसिंग कहलाता है। यही आप समझ जाइए कि आपको स्प्लाइसिंग क्या है, 2 बार मैं आपको बता दिया। तो आप अगर ना समझ में आया हो जो चीज़ें, उसको फिर से आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो को फिर से सुनिए, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए, अब देखिए छोटे स्तंभ और लंबे स्तंभ को इसमें जो है वो किया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा कि डिफरेंस क्या है इन लोगों में। पहले मैं जो एक मेन काल है उसको बता देता हूँ कि इसमें दो जो पॉइंट है, स्तंभ की प्रभावी लंबाई व न्यूनतम पार्श्व, ठीक है, पार्श्व माप व अनुपात 12 से कम होता है। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ है और न्यूनतम पार्श्व माप, ठीक, पार्श्व माप मीन्स अगर आप ये सही देखिए तो सही मायने में तो ये RCC का क्वेश्चन है, बट ये इसमें भी आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम शार्ट कॉलम, तो इसमें जो RCC में है वही चीज़, यही उसका क्वेश्चन है, ये सही पूछिए तो RCC का ये क्वेश्चन है। अब इसमें दे दिया क्योंकि ये कॉलम चैप्टर है इसलिए दे दिया। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉलम, तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक, उस इफेक्टिव लेंथ अपान जो भी साइड्स मिनिमम हो, जैसे ये साइड है, मान लीजिए ये RCC का ही क्वेश्चन तभी तो बता रहे हैं, RCC के लिए है, RCC बना दिए। अब ये मान लीजिए 30 है और ये 35 है, तो इसमें ये मिनिमम है तो यहाँ पे 30 अप्लाई कर दिए। तो जो भी साइड्स कम हो इनका अनुपात लेंगे, अनुपात जो है 12 से कम हो, ठीक है, इज लेस देन 12। अगर लेस देन 12 है तो स्मॉल कॉलम, और अगर 12 से अधिक है तो लॉन्ग कॉलम। ये चीज़ आप समझ जाइए, ये RCC का क्वेश्चन है,
इसमें दे दिया है। छोटे कॉलम में धंसने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, बड़े कॉलम में धंसने की प्रवृत्ति कम होती है। छोटे कॉलम में बहकने की प्रवृत्ति कम होती है और बड़े कॉलम में बहकने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ जाइए। क्या होगा, छोटे कॉलम में यहाँ पे जैसे ये छोटा है 5 ही मीटर है, बहकने की मतलब इधर उधर जो भागता है इसमें कम होगा, लांग रहेगा तो ज़्यादा इस तरह से भागेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ जाइए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो आपको क्वेश्चंस अभी हम कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक डिज़ाइन समझा देते हैं कि डिज़ाइन क्या चीज़ है, कौन कौन सी स्टेप इसमें फॉलो करेंगे। तो ठीक है, डिज़ाइन पे चलते हैं। डिज़ाइन इस पे यहाँ पे देख लेते हैं। डिज़ाइन यहाँ पे देखिए दे रखा हुआ है। अच्छी भार वहन करने वाले स्तंभ की अभिकल्पना चरणबद्ध तरीके से कीजिए। अच्छी भार वहन करने वाले स्तंभ की अभिकल्पना चरणबद्ध तरीके से कीजिए। ठीक है, मीन्स जो कंप्रेशन लोड है उसको जो वहन लोड उस पर पड़ने वाला है उसके लिए एक कॉलम की डिज़ाइन करना है हमको। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे पहला स्टेप देखिए ध्यान से। संपीडांक स्तंभ में उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिबल पॉसिबल स्ट्रेस का मान मापते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस उस पर लग रहा है लोड, उसको प्रतिबल उत्पन्न होने वाले क्या स्ट्रेस उस पर आ रहा है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, संपीड़न स्तंभ के लिए आवश्यक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले फिर ज्ञात करेंगे। ठीक, अब इसमें जो है संभावित जो प्रतिबल मानेंगे वो क्या क्या मानेंगे देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। कोणीय खंड अगर है, एंगल सेक्शन है अगर, तो 80 इसमें जो है स्ट्रेस मानेंगे, और जो इसका तन्यता अनुपात है, सिलेंडरनेस रेशियो है, वो 100 लेंगे। अगर एकल खंड फर्स्ट है, आई सेक्शन है, आई सेक्शन खंड है अगर, तो 100 लेंगे और L/R 80 लेंगे। और अगर संगठित स्तंभ के लिए, ठीक है, तो इसमें जो 140 लेंगे, L/R 40 लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना कि किस में कौन सी वैल्यू लेंगे डिज़ाइन करने के लिए। फिर मैं बता दूं आपको, डिज़ाइन वही लोग करेंगे जिसको स्टील टेबल आपको पता हो। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यू इसमें स्टील टेबल से लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं स्टील टेबल है तो कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको वैल्यू को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये स्टील टेबल से ही वैल्यू ली गई है। ठीक है, वहाँ पे टेबल नंबर स्टील IS कोड में टेबल नंबर IS कोड से ये वैल्यू ली गई है। ठीक है, टेबल नंबर 5.3 ये वहाँ से वैल्यू ली गई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, स्टील टेबल से लगभग अनुमानित क्षेत्रफल वाले खंडों का चयन किया जाता है। तो हम देख लेंगे कि जो अनुमानित क्षेत्रफल जो उसमें आ रहा है कैलकुलेट करेंगे, उससे जो अधिक वाली क्षेत्रफल वाला सेक्शन होगा उसको वहाँ से हम चूज करेंगे। पहले ही बताए थे पिछले टेंशन मेंबर में भी, जब हम कोई भी सेक्शन यूज करेंगे तो एरिया से अधिक वहाँ का एरिया लेंगे, या जो भी वैल्यू लेंगे, जो वैल्यू हमारी आई हुई है वैल्यू, उससे अधिक वैल्यू वहाँ से हम चूज करेंगे। ठीक है, ये भी बताया था रीज़न कि जो फेल होता है, जितनी हमारी वैल्यू आ रही है उससे अधिक लेंगे तभी तो सेक्शन हमारा फेल नहीं होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा उससे कम लेंगे तो इस तरह से आप देखिए। तीसरा पॉइंट क्या है, संगठित स्तंभ के लिए खंड का चयन करना हो तो उपरोक्त एक में ज्ञात अनुमानित क्षेत्रफल के एक घटक कंपोनेंट क्षेत्रफल अनुमानित करते हुए खंड का स्टील टेबल से चयन करें। वही जो मैं अभी सेक्शन चयन करने के लिए बोला। चौथा, संपीड़ांक स्तंभ के लिए चयनित खंड के अनुसार किया जाता है तथा सिलेंडरनेस रेशियो का वास्तविक मान ज्ञात किया जाता है। जब आप सेक्शन चॉइस कर लीजिएगा तो उस सेक्शन का जो वैल्यू रहेगा L/R, ठीक, वहाँ से RX ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। फिर वहाँ से आप पुट करके वैल्यू तो आप फिर निकालिएगा। अगर R नहीं होगा तो IXX उसका पुट करके निकाल सकते हैं आप। IXX और IAY वहाँ स्टील टेबल से नोट कर लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें सब दिया हुआ है, तो उस तरह से आप उसको करिएगा। और उसके बाद उक्त 4 में ज्ञात अनुपात के लिए अनुज्ञेय अच्छी संपीड़न प्रतिबल ज्ञात फिर करना है आपको। इसका एक देखेंगे हम आपको, तो एक इसमें लीनियर इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व किया जाता है। कैसे होगा अभी हम बताएंगे इसको। चयनित खंड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल फिर ज्ञात किया जाएगा।
क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करेंगे, फिर जो है सुरक्षित भार मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद सुरक्षित भार मान ज्ञात करने के बाद फिर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया अपान परमिसिबल स्ट्रेस अभी जो फार्मूला बताए हैं उसमें पुट करके इसका जो एक्चुअल लोड होगा वो फाइंड आउट हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है इसको सुरक्षित है क्या, इसको देख लेंगे कम है कि ज़्यादा है। अगर इसकी जो हम डिज़ाइन किए हुए हैं उससे हम कम मतलब अधिक वैल्यू आ रही है, जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमारी वैल्यू अधिक आ रही है, तो समझिए सेफ में है। और उसके बाद एक और इसमें चेक करेंगे, बकाया टांग लंबाई की जांच करते हैं। ये जो मान लीजिए कोई एंगल सेक्शन है, ठीक, ये सिरा उसमें अटैच्ड है, ठीक, ये सिरा अटैच्ड है, ठीक, ये सिरा अटैच्ड है। तो इसमें जो फ्री वाला ये हमें है, उसका जो है टांग की लंबाई इसको चेक करने के लिए बकाया टांग की लंबाई इज लेस दैन 16 टी, ठीक है, 16 टी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी हम मेजर करेंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको मैं ये डिज़ाइन बता दिया किस तरह से आपको इसका डिज़ाइन है, तो क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें केवल स्टील टेबल यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे क्वेश्चन जिसमें केवल स्टील टेबल यूज होगा, IS कोड नहीं यूज होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन एक ISHB, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है, 400 का दे रखा हुआ है। ठीक, हाइट 759 न्यूटन पर मीटर से संगठित किसी स्तंभ खंड के परिभ्रमण त्रिज्या पूछ रहा है, मीन्स मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आपको पता ही होगा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला मैं बता चुका था आपको। तो मिनिमम रेडियस जायरेशन का जो है आर मिनिमम क्या होगा, इसका रूट में आई मिनिमम मीन्स जो आई एक्सेस से आई वाई मिनिमम होगा अपान एरिया, ये हमारा फार्मूला है। इसमें जो है हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम देखते हैं। तो स्टील टेबल आप उठाइएगा, स्टील टेबल मैं बोला हूँ आपके पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। स्टील टेबल में जाके ISHB 400 और इसमें @759 की जो वैल्यू है इस पर जाके आप वहाँ से इसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नोट कर लीजिएगा। वहाँ से प्रॉपर्टी में आपको मेन जो चीज़ नोट करना है वो आपको इसमें सब नोट कर दे दिया है। तो आपको नोट क्या क्या करना है कि जो ज़रूरत है, मीन्स आपको सेक्शन एरिया की ज़रूरत है, और उसके बाद आपको IXX और IYY की वैल्यू नोट करनी है। ये RXX और RYY दिया है तो इससे आपको मतलब नहीं, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप देख लीजिए कि आपको IXX और IYY की वैल्यू यहाँ से नोट कर लेनी है। ठीक, अब इन दोनों में मैं बताया था जो वैल्यू कम हो मिनिमम हो, दोनों में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ये 2783। तो आप इसमें पुट कर दीजिए 2783 आई मिनिमम की वैल्यू, और उसके बाद एरिया ये पुट कर दीजिए क्षेत्रफल। उसके बाद जो आएगी वैल्यू वो आपका ये जो न्यून परिभ्रमण त्रिज्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, वो निकल जाएगा। तो ये आपको देखिए सिंपल न्यूमेरिकल आया। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लेंदी आएंगे तो उसमें IS कोड यूज होगा। तो अभी हम चलते हैं आगे दूसरे न्यूमेरिकल पे। अब यहाँ पे ये देखिए ये न्यूमेरिकल आपको 120 किलो न्यूटन भार वहन करने के योग्य एक कोण एकल कोण मीन्स एंगल की, इसको सिंगल एंगल की बात कर रहा है, असतत स्ट्रट सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। देखिए इसमें दो तरह के स्ट्रट होंगे। एक तो आप मैं बता दूं कि कंटिन्यूअस स्ट्रट होता है स्ट्रट, एक होता है कंटिन्यूअस स्ट्रट और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ जाइए। अगर कभी आया हो सकता है पूछ ले कि स्ट्रट कितने प्रकार के होते हैं या लगाने की प्रक्रिया क्या है, तो इस तरह से आप इसमें देखिए कंटिन्यूअस में स्ट्रट और एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कोई मेंबर लगाते हैं, मान लीजिए कंटिन्यूअस स्ट्रट है तो कोई मेंबर लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाए। जैसे कि ये कोई मेंबर इस तरह से है और इस तरह से, और अब यहाँ से कोई लगा रहे हैं मेंबर इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच जाए, क्या होगा, यहाँ पे भी इसका जो है अटैच्ड हो जाएगा
यहाँ पे भी अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ पे भी अटैच्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस, मीन्स कॉन्टीन्यूअस आगे बढ़ गया वही मेंबर, ठीक है। और अब डिसकंटिन्यूअस हम देखेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए जो है, सपोज दैट यहाँ पे कोई मेंबर है इस तरह से, ठीक। अब इस पे जो है कोई स्ट्रट इस तरह से लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये एक बार यहाँ पे अटैच्ड है, ये यहाँ अटैच्ड था, एक बार यहाँ अटैच्ड है और एक बार यहाँ अटैच्ड है, ये आगे नहीं गया, केवल यहीं तक रह गया। तो मीन्स ये कॉन्टीन्यूअस पे नहीं गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये दो तरह के स्ट्रट होंगे, एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रट, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। ये आप जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ये आप उसको उसी में नोट करते रहिएगा ऊपर कहीं, इसलिए कि आपको ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस स्ट्रट क्या होता है। अभी हम पिछली बहुत सारी चीज़ें बताएं आपको एक्स्ट्रा, तो उसको भी आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके इसमें नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़े होते, ठीक है, तो उसमें ये सब जो है रहता, ठीक। तो ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बिना आप न्यूमेरिकल कर नहीं सकते हैं। जब आपको बुक्स में पढ़ाता थ्योरी पूरा स्टार्ट से, तब आपको हर टर्म्स पढ़ाता, उसके बाद तब न्यूमेरिकल लगवाता, ठीक है। तो आप इसको जो है करिएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चंस, फिर हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें लोड आप देखिए 120 नोट कर लेंगे, 120 किलो न्यूटन है। सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस जो है स्ट्रट है, ये सेंटर टू सेंटर लेंथ 3.25 ये दे रखा हुआ है, ठीक है। तो 3250 इसमें ले लेंगे। अब क्या है कि जो डिज़ाइन के आप वहाँ पढ़े थे कि अब आपको क्या किया है कि ये बेल्ट द्वारा संबंध किया गया है, उपांग की प्रभावी लंबाई ये मान रहा है अपने से, ठीक है। तो ये जो लंबाई जो इसमें ले रखा है, ये आप बताएं ना कि अब ज़रूरत आपको पड़ गई आईएस कोड की। तो आईएस कोड में आप वहाँ पे जाएंगे, आप टेबल नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको, टेबल नंबर से आपको वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं टेबल नंबर आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से ये वैल्यू ले रहा है। इसकी जो लेंथ है, ये देखिए यहाँ पे लेंथ है, ये 0.85 मल्टीप्लाई कर रहा है। ये बेल्ड कह रहा है, हम बेल्ड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आपका इच्छा आप रिविट करिए, आपका इच्छा आप बेल्ड करिए। रिविट करेंगे तो आपको फिर उसका भी निकालना पड़ेगा अलग अलग, और बेल्ड करेंगे तो इसमें देखिए माना उपांग सिरों को वेल्ड द्वारा संबद्ध किया गया है, तो वेल्ड करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा देगा, तब पर भी सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बेल्ड करिएगा। तो 0.85 जो इसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल रहा है, ये कहाँ से निकाल रहा है मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। इसका एक स्टील आईएस कोड में टेबल होता है, टेबल नंबर इसका जो है 5.3 होता है, ठीक है। 5.3 होता है टेबल नंबर, ठीक। वहाँ पे आप स्ट्रट सेक्शन में जाएंगे, स्ट्रट में डिसकंटिन्यूअस में जाएंगे, टाइप डिसकंटिन्यूअस में जाएंगे। जो टेबल है आईएस कोड में डिसकंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे है, डिसकंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी तीसरे नंबर पे है, दूसरे भी है, तीसरे पे ही है, दूसरे पे रिपीटेड बोल्ट कनेक्शन है। इसमें जो हमको वेल्ड देखना है, वेल्ड कर रहे हैं तो बेल्ट है, ठीक है। तो बेल्ट है। अब इसमें जो है आप देखिए 0.85 L लिया हुआ है, ठीक है, 0.85 L लिया हुआ है इफेक्टिव लेंथ। तो आपको ये जो L की वैल्यू है जो हम दिए रखा था सेंटर टू सेंटर, वो पुट करेंगे 3250 और 0.5 वहाँ फार्मूले में, वहाँ टेबल आईएस कोड में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी याद करना हो तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। तो ये जो है इफेक्टिव लेंथ इसकी हो गई, ठीक। माना कि उपांग उत्पन्न प्रतिबल, ये जो प्रतिबल मान रहा है इसको भी मैं बताया था कि ये टेबल से ही मान रहा है। तो इसका टेबल मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका टेबल नंबर क्या है, तो उस टेबल से ही ये वैल्यू ले रहा है, ठीक है। सब टेबल से ही वैल्यू ले रहा है, ये स्टील टेबल से वैल्यू नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, ये आईएस कोड से वैल्यू है। ये जो वैल्यू ले रहा है 80 ले रहा है स्ट्रेस, और इस सिलेंडरनेस रेशियो 100। अभी मैं पिछले डिज़ाइन में बताया गया, तो आप इसको वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। या तो आप आईएस कोड में क्लाज नंबर
7.1.2.1, ठीक, IS कोड 800/2007, ठीक, 2007। इस पे जाके आप टेबल नंबर 5.7, टेबल नंबर 5.7, यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट किए हुए हैं, माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपको कोड से लिया गया। ऐसा नहीं कि आप अपने मनमानी मान लीजिए, सब जो वैल्यू लेनी है आपको टेबल से लेनी है, ठीक है। वहाँ पे आप स्टील बीम सेक्शन और एंगल स्ट्रट लिखा हुआ है, तो वहाँ से एंगल स्ट्रट की वैल्यू ये लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू पुट है। तो आपको याद करना तो आप याद कर लीजिए। अब हम चलेंगे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट अगले स्टेप पे चलेंगे। फिर आपको ये ले लिया, जो आपको लेना है स्ट्रेस और तन्यतानुपात, इसका सिलेंडर रेशियो 100 ले लिए। फिर अनुमानित क्षेत्रफल निकालना है आपको इसके थ्रू जो हम लिए हुए हैं। इसमें 120 क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो इस पे जो स्ट्रेस आ रहा है फिर अपान लोड, तो एरिया इक्वल आप इसमें देख लीजिए कि P बाई स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस इधर वही फार्मूला है जो फार्मूला मैं पहले बताया था आपको। तो यहाँ पे एरिया निकाल लिया है, 120 पुट कर दिया है, आप देख लीजिए लोड, और 80 जो है स्ट्रेस, 1500 mm² आ गया इसका एरिया। अब जो है ये मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल रहा है। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आप देख लीजिए कि ये इफेक्टिव लेंथ 2762.5 और तन्यतानुपात 100, ये आप देख लीजिए इसमें जो है 2762 कहाँ से ले रखा है, ये इफेक्टिव लेंथ ले रखा है, और उसके बाद ये तन्यतानुपात ये जो दिया हुआ है, अभी हम मानने वाला ही बस निकाल रहे हैं, तो ये 27.62 आ गया। अब क्या करना है, दो चीज़ हमको आ गई, उपलब्ध हो गई, ठीक है। दो चीज़ जब उपलब्ध हो जाएगी, एक तो एरिया उपलब्ध हो गई और दूसरा क्या है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन उपलब्ध हो गया। तो इन दोनों के माध्यम से हम स्टील टेबल खोलेंगे, IS कोड नहीं, स्टील टेबल खोलना है, ठीक है। स्टील टेबल खोलेंगे, वहाँ पे आप जाके सेक्शन चूज करेंगे कि जो इस एरिया से अधिक एरिया वाला सेक्शन हो। तो यहाँ पे हम सेक्शन क्या चूज किए, 100 × 100 × 8 mm, ठीक है। तो इसकी एरिया की वैल्यू 1539 है और R की वैल्यू जो है 30.R7 है, क्योंकि इससे अधिक ही हमको लेना है, इससे भी अधिक लेना है। तो ये देखिए इस तरह से लिया है। अब जो हम सेक्शन लिए हैं अब उसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद चेक करते रहेंगे कि जो हम सेक्शन लिए हैं वो उसकी वैल्यू सही है कि नहीं सही है। देखिए आपको दो जगह IS कोड का यूज़ पड़ा, उन दोनों वैल्यू को आप ना हो कि याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आपको IS कोड नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेप पे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या किया हुआ है कि तन्यतानुपात L/R 2762.5 पुट करके R की वैल्यू जो वहाँ पर टेबल वाली है उसको पुट किया, 89.98 आया, मीन्स 180 से कम है, इसका मतलब ये सुरक्षित है, ठीक है। 180 क्यों हुआ, तो मैं बता दूं कि जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 180 होता है। 180 से कंप्रेशन मेंबर के लिए सिलेंडरनेस रेशियो नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है। तो 180 से अधिक सिलेंडरनेस रेशियो नहीं होता है। अब बकाया टांग की लंबाई वो जो मैं बताया था उसको आप नोट कर लीजिए, मतलब चेक कर लीजिए। मोटाई ये थिकनेस T आ गया, तो ये 16 T अभी मैं बताया था कि 16 T इससे जो है कम रहना चाहिए। तो ये क्या किया, T इधर लेके चला आया, ये T इधर लेके आया, और 100 बकाया टांग की लंबाई थी, मीन्स जो 100 इस तरह से, ठीक। बकाया टांग की लंबाई 100 क्योंकि 100 ये है 100 ये है, एंगल सपोज दैट इस तरह से था, ये 100 वैल्यू और ये 100 वैल्यू, तो ये क्या किया कि 100 ये हो गया मिनिमम 16T × 8, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इससे ये वैल्यू कम है, जाहिर सी बात है कम है, 16 थे, तो आप इसको गुणा कर लीजिए, तो ये कम है, तो इसका मतलब इसमें भी ये सेफ़ है। मतलब इधर सेफ़ हो गया आपका सिलेंडर रेशियो, इधर सेफ़ हो गया है ये बकाया टांग की लंबाई भी आपको सेफ़ हो गया। अब हमको सेफ़ क्या करना है कि स्ट्रेंथ देखना है कि स्ट्रेंथ में सेफ़ है कि नहीं है।
स्ट्रेंथ में सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक एफसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये भी आपको टेबल से ही वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको टेबल आप टेबल नहीं, स्टील आईएस कोड में टेबल से, आईएस कोड में टेबल से वहाँ से आपको ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो आप उसी क्लास में जाकर, जो क्लास भी मैंने बताया था, तो उसमें आप एफ वाई 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए टेबल देखेंगे। स्टील टेबल नहीं, आईएस कोड में टेबल है ये। तो इसमें टेबल नंबर 5.8 देखेंगे। इसमें 5.8 में इसकी वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि हम ये देखेंगे सिलेंडरनेस रेशियो हमारा 89.98 है। तो इसमें जो है मीन्स 80 और 90 के बीच हमको एफसी की वैल्यू निकालनी है। तो 80 की L/R है और एफसी ये नोट कर लेंगे कि 101 है, और ये 90 है तो ये है 90 एफसी। तो इसमें जो है ये जो कैलकुलेशन पार्ट किया है हुआ है, ये कैलकुलेशन पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ से कैलकुलेशन कर दिया। तो ये है 80 का 101 है और 90 का 90 है। तो 89.98 का क्या होगा, ये जो एलिगेशन का क्वेश्चंस होते हैं उस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मीन्स 80 का 101 है और 90 का 90 है, तो 89.98 का क्या होगा वैल्यू। तो जाहिर सी बात है ये कहीं यहीं बीच में लाई करेगा, मीन्स 101 और 90 के बीच इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, मीन्स 90 से अधिक वैल्यू होगी, 101 से कम वैल्यू होगी। तो कैसे फाइंड आउट कर रहा है, ये जो ऐसा किया है आप अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है। नहीं तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है रेखी इक्वेशन होता है। ठीक है, उस रेखी इक्वेशन के थ्रू इसको जो है हम करते हैं। मीन्स लाइन इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन। उस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको करने के लिए आसान रहेगा। कभी भी इस तरह से अगर कोई भी एलिगेशंस आ गया तो पहले इक्वेशंस को नोट कर लीजिए बगल में वहीं कहीं। ठीक है, इक्वेशंस को मैं नोट करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए, उसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन है आपका, देखिए नोट करिए, y, ठीक है, y माइनस y1 ब्रैकेट में इक्वल, ठीक, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट में इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये x माइनस x1। ठीक, ये आपको वैल्यू याद कर लेनी है। ये जो फार्मूला है पता ही होगा कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा ये फार्मूला, लाइन इक्वेशन का फार्मूला है ये। तो इसमें पुट करके आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये जो फार्मूला था इसमें जो है आपको देख लीजिए, फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं इसको, y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक, ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक, अब इसको देखने के लिए क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देखिए कि आप इसको क्या मान लेंगे कि x1 मान लेंगे, इस वैल्यू को मानेंगे y1, ठीक, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। ठीक, और ये जो निकालना है हमको, ये L/R 89.98, इसको मानेंगे हम x, और जो फाइंड आउट करना है FC, इसको मानेंगे y। ठीक है, इसी को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे सभी वैल्यूओं को हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप पुट करिए वैल्यू को सबको, और वहाँ पे एक्सचेंज करके आप, ठीक है, जब पहले पुट करेंगे एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको y की वैल्यू, ये केवल y की वैल्यू, ये सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। उसके बाद इसको चेंज करके या कैलकुलेटर में आप फिट करिए। उसके बाद y की वैल्यू यहाँ से आप जब निकालेंगे तब आपको y की वैल्यू यहाँ से 90.022 आएगी। वही चीज़ ये किया है, बस डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अगर समझ रहे हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं फार्मूला बताया है इससे करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और भी जो अलग से कहीं भी आएगा न्यूमेरिकल्स, फार्मूले को याद कीजिएगा। फार्मूला को आप वीडियो को रोक करके एक बार फिर से पीछे करके आप फार्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जब FC की वैल्यू आ जाएगी 90.022, तो ये हमारा नया स्ट्रेस आ जाएगा। तो जो ये स्ट्रेस आएगा
उसमें जो है एरिया में अप्लाई करेंगे। तो नया एरिया जो आया था 1539 जो स्टील टेबल से लिए थे सेक्शन का, उसके बाद प्रतिबल अप्लाई करेंगे तो 8543 आएगा न्यूटन, तो 138 किलो न्यूटन। तो क्या होगा ये 120 न्यूटन से किलो न्यूटन से अधिक है, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, लोड क्या था 120 था, उससे अधिक आ रही है। इसका मतलब हमारा सेक्शन सेफ़ है, मीन्स कैलकुलेशन सेफ़ है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से, आई होप। अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। और हम इसमें जो है जो दूसरा न्यूमेरिकल है उस पर चलते हैं, ठीक। तो हमारे समझ से तो आपको आ गया होगा, ना आया हो तो आप फिर से वीडियो को इसको जो है वॉच कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जो मैं ये न्यूमेरिकल्स बताया आपको पीछे, सेम इसी तरह से न्यूमेरिकल आएगा और आपको इसी तरह से करना है। जो भी एंगल चेंज करेगा या एंगल दिया हुआ है तो एंगल की सारी वैल्यू लिख लेनी है सबसे पहले आपको, ठीक है, स्टील टेबल से। उसके बाद पुट करके आपको इसी तरह से निकाल देना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है आपको कैलकुलेशन। और जो छोटे न्यूमेरिकल आएंगे वो छोटे न्यूमेरिकल इसी तरह रहेंगे कि मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तनुता अनुपात निकालना है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सभी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए इसमें भी यही चीज़ है, इसमें जो है सेम चीज़ें निकालना हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे, मैं एक बार आपको इसे ओरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 ISA 19 × 60 mm, 2 ISA 19 दो सेक्शन है इसमें, दोनों एंगल सेक्शन है, द्विकोणीय खंड है, ठीक है। असत संपीड़न 8 mm मोटी संगम प्लेट, मतलब प्लेट गजट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है। पीट्स मिलाकर कितना संपीड़न भार वहन कर सकता है, जिसमें 2 रिबिटों को रिबिट लगा हुआ है। वास्तविक लंबाई ये दे रखा हुआ है। तो ये कोड है, स्टील टेबल है, सेक्शन है। इस सेक्शन से स्टील टेबल में जाके उस वहाँ से इसकी A1 की वैल्यू, CYX IXX की वैल्यू, सभी वैल्यूओं को आप नोट कर लीजिएगा, ताकि दोबारा जब ज़रूरत पड़े तो इस टेबल को खोलना ना पड़े। इस तरह से सभी वैल्यू को नोट कर लीजिएगा, ठीक। दोनों कोणीय खंड के लिए जब एक हो जाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई टू करके वैल्यू को निकाल लीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से इसमें जो है बैक टू बैक ये जुड़ा हुआ है 2 एंगल सेक्शन, ठीक। उसके बाद फिर जो है हमको आई मिनिमम निकालना है, तो IXX ये ×2 हो गया, ठीक। और IYI में क्या करना है कि देखिए उसमें 2 मेंबर है, मान लेंगे एक मेंबर को, तो इसलिए घटा इसलिए रहा है क्योंकि ये देखिए IYY इसलिए YY है, IY1 इसलिए लिख रहा है इसमें कि वो जुड़ा हुआ है और उसमें जो रिवेटिंग प्रक्रिया अपनाई गई है उसके द्वारा ये निकाल रहा है। तो इसको आप निकाल लीजिएगा सेम इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिए IYY जो मिनिमम हो, उसके बाद ये मिनिमम है IYY वैल्यू, तो इसको वैल्यू यही पुट करेंगे हम 145 आर मिनिमम निकालने के लिए। फिर आर मिनिमम हम निकाल दिए, ठीक। आर मिनिमम आपको आ गया पता ही है। फिर वास्तविक लंबाई 2.53, फिर वही चीज़ देखिए आप इसको याद कर लीजिए, मैं बताया था, ये पुट करेंगे 0.85 वैल्यू। उसके बाद फिर आप जो है ये वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने के लिए आप देख लीजिए कौन सा इसमें कम है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू जो तनुपात आ रही है ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो है हमारा सेक्शन सेफ में है। अब ये जो है ये तक 85.13 आ रहा है, ठीक है। तनुपात मीन्स L/R। अब 80.513 का वैल्यू निकालेंगे, फिर वही 80-90 के लिए, ज़्यादातर 80-90 के लिए ही आता है, तो आप 80-90 की वैल्यू याद कर लीजिए। 80 की FC 101 और 90 की जो है 90। तो यही चीज़ अब यहाँ पे कैलकुलेशन ये कर लेगा। देखिए यही कैलकुलेशन किया। अब जो मैं इक्वेशन बताया था उस इक्वेशन को अप्लाई करके आप FC की वैल्यू निकाल लीजिए। FC की वैल्यू जो आ जाएगी उसको आप यहाँ पे पुट करिए और यहाँ पे आप इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके और यहाँ से आप इसको सेक्शन का लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेम क्वेश्चन आएगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आया, ये देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल है ये, तो उसको छोटा सा न्यूमेरिकल उसी तरह से पुट करके बस एरिया निकाल दीजिएगा। ये देखिए फिर छोटा सा न्यूमेरिकल आया, ठीक है।
ये जो सेक्शन दिया हुआ, जैसे वहाँ पे पहला क्वेश्चन हम कराए थे, वो उसको नोट कर लीजिएगा क्या पूछ रहा है। आपको वही फार्मूला लगा के L/R सिलेंडर रेशियो पूछ रहा था, L/R पुट किए, उसके बाद यहाँ पे इसका जो क्षमता है, क्षमता निकालने के लिए, या क्षमता हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, या लोड हुआ, जो भी पूछे आपको इस तरह से निकालना है, FC इंटू एरिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस तरह से। ठीक, अब आपको इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें करना है। ठीक, तो ये आपका कॉलम का लगभग क्वेश्चंस मैं करा दिया हूँ। इसी तरह से लगभग सभी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चंस करने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है। ठीक है, ये देखिए मैं बता दिया था कि कंटिन्यूस मेंबर, डिसकंटिन्यूस मेंबर, अभी मैं बताया था वही स्टड। ठीक है, कंटिन्यूस स्टड, डिसकंटिन्यूस स्टड, ये देखिए इसमें वही चीज़ है और इसका फिगर बनाया हुआ है। तो मैं पहले ही आपको इसको क्लियर करा दिया कि हाँ ये इस तरह से ये चीज़ होता है। ठीक है, कॉलम की स्प्लाइसिंग क्या है वो भी मैं बता दिया। ठीक, हाँ, अब आपको जो है प्लेट गर्डर क्या होता है। ठीक है, प्लेट गर्डर, ये देखिए प्लेट गर्डर ये है कि आप ये देख लीजिए, किसी धरन या गर्डर को किन्हीं दो अवलंबों के बीच रखा जाता है, तो इसको आने वाले भार के कारण धरन या गर्डर कर्तन प्रतिबल उपज, जिसके कारण धरन गर्डर से कटने वाले चेप करने वाले। तो मेन चीज़ इसको हम अच्छे तरह से अगर समझें, प्लेट गर्डर क्या है, तो जैसे कि कोई सेक्शन हम रख रहे हैं, सपोर्ट डेट चैनल सेक्शन रख रहे हैं इस तरह से, ये टॉप व्यू है चैनल सेक्शन का। ठीक है, एक कोई कॉलम बना रहे हैं, उसमें चैनल सेक्शन लगा हुआ, 2 चैनल सेक्शन लगे हुए हैं, ये टॉप व्यू है, इसको अटैच किया हुआ है लेसिंग सिस्टम से। ठीक है, ये अब ये टॉप व्यू है। ठीक है, इस तरह से ये लंबाई में रहेगा, ऊपर से हम देखेंगे इस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, और लंबाई में इस तरह से हमको दिखेगा। ठीक, इस तरह से लंबाई में दिखेगा, और इसी को टॉप से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, तो इसको यहाँ पे कहीं फिक्स करेंगे, नहीं तो ये धंस जाएगा ना, ये धंस जाएगा ना, नीचे शियरिंग होने लगेगी। तो इस तरह से फिट करने के लिए हम कोई एक मेंबर इसमें प्लेट लगाते हैं। ठीक है, इस कोई प्लेट लगाएंगे जिससे हमारा लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, ये इस तरह से जब ये दोनों पे लोड पड़ेगा, ये इस पे लोड आने लगेगा, और ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा, तो ये शियरिंग नहीं होगी इस तरह से। ठीक है, फिसलेगा नहीं। तो इसके नीचे इस तरह से टोटल ये टॉप व्यू बनेगा, इस तरह से टोटल जो है ऊपर से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से इसके बीच में भी दिखेगा। ठीक, ये टॉप व्यू। तो ये जो प्लेट लगाते हैं इसी को हम बोलते हैं प्लेट गर्डर। समझ गए आप सिंपल भाषा में कि वो प्लेट होता है, सिंपल भाषा में अगर कहें। ठीक है, जो 2 आलम्बों को नीचे रखा जाता है। ठीक है, जिसके कारण गर्डर में कोई जो आपका कॉलम है, कॉलम उसको धंसने से रोकता है। ठीक है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो इस तरह से आपको प्लेट गर्डर ध्यान में रख लेना, प्लेट गर्डर क्या होता है। ठीक है, अब हम गजेट प्लेट को देख लेते हैं। मेन गजेट प्लेट क्या चीज़ होता है। ये न्यूमेरिकल्स आप देखिए सेम उसी तरह से न्यूमेरिकल कर रखा है हर जगह, तो आप न्यूमेरिकल तो आप उसी तरह से लगाइएगा, सेम जो मैं इस प्रोसीजर बताया हूँ सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। गजेट प्लेट जो क्या है ये भी आप देख लीजिए। गजेट प्लेट छत, कैंचियों, रूफ, ट्रस में विभिन्न उपांगों, सिरों के एट एंड एक दूसरे के साथ एक प्लेट से या रिवेट या बेल्ट द्वारा जो जोड़ा जाता है, कोई एक प्लेट है। अब क्या है कि इसमें यहाँ एक मेंबर है, कोई इधर से मेंबर जा रहा है, इधर मेंबर है, तो इन तीनों को कैसे एक में अटैच करना है। ठीक है, इन तीनों को कैसे आप अटैच करोगे, एक दूसरे पे रख के रिपीट करेंगे बहुत मोटा हो जाएगा, एक दूसरे पे रख के रिपीट करोगे तीनों को मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही समान डिस्टेंस में रहना चाहिए सब सामान। तो क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे कोई। ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे देखिए ले लिया है। ठीक है, इस तरह से कोई प्लेट ले लेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, एक मेंबर यहाँ से रख के इस पे अटैच कर देंगे। ठीक है, एक मेंबर इधर रख के अटैच कर दिया है। ठीक, और एक मेंबर इधर से रख के अटैच कर दिया। तो ये जो प्लेट होता है इसको बोलते हैं गजेट प्लेट। इसको बोलते क्या है, गजेट प्लेट। तो आपको समझ में आ गया होगा गजेट प्लेट क्या होता है।
गजेट प्लेट के माध्यम से छत में कैंची एक जोड़ पर मिलने वाले कई उपांगों को आपस में आसानी से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वो एक एक्सिस पे एक ही बिंदु पर गुजरें। ठीक है, तो ये गजेट प्लेट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इन सब पे जो लोड आएगा वो इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गजेट प्लेट क्या होता है, तो इस तरह से आप ये देखिए आपका वेल्ड फिर आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चंस अभी हम इसको मैं करा चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड में। अब आपका बीम आ गया है, बीम हम आपको अभी नहीं कराएंगे। ठीक है, बीम को हम अभी छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसके जो है पाँचवें छोड़ देते हैं बीम चैप्टर को, छठवां और सातवें चैप्टर पे हम आएंगे। ठीक है, तो आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो कल होगा, और हम CMED का हो सकता है कि वीडियो अपलोड तब तक कर दें, कुछ दिन इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, या हो सकता है इसको भी कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो आप इसको चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करिए जो आपके मित्र हैं। ठीक है, तो सहयोगी हैं, तो आप उनको शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख लें, एग्ज़ाम में उनको हेल्पफुल मिल जाए। और आपका 25 तारीख से टाइम टेबल भी आ गया है शायद अब, तो आपको तैयारी प्रॉपरली करना है। तो आप प्रॉपरली तैयारी करिए, ये नहीं कि आप वीडियो स्टार्ट किए देखिए ख़त्म कर दिए तुरंत, तो आपको ऐसे नहीं होगा। आप अच्छे से देखिए, अच्छे से उसको फॉलो करिए, न्यूमेरिकल्स को लगाइए आप। ठीक है, ध्यान से, तो आप अच्छे से कर सकेंगे न्यूमेरिकल्स। अरे जो कर सकेंगे वही सही है। ठीक है, जो नहीं हो पाएगा उसको छोड़ दीजिए। कौन सा उसमें आपका थ्योरी है, थ्योरी करिए। तो इस तरह से आप सभी न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, और एक बिग अनाउंसमेंट ये है कि हम अब आगे भी जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस इसमें स्टार्ट करेंगे, डिप्लोमा की, सिविल इंजीनियरिंग की, आल सब्जेक्ट की। तो आप सभी अपने जो जूनियर्स हैं उन सब जूनियर्स को आप हमारा लिंक ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि ये क्लासेस जो है एग्ज़ाम के बाद, आपका एग्ज़ाम जब ख़त्म होगा, ठीक है, अक्टूबर में, उसके बाद जो है ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो लोग प्रॉपर वे में क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हम आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो वो क्लासेस सेकंड ईयर की सभी सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट और थर्ड ईयर की सभी सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट इस पे चलेंगे कंटिन्यूस, डेली एक लेक्चर करके। तो वो लोग देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो क्लासेस वगैरह नहीं चल रहे हैं कॉलेज में, तो यहाँ से वो देख सकते हैं। जो भी आपके भाई बंधु हैं या दोस्त यार हैं तो उनको आप शेयर करिएगा। ठीक है, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।